Why retelling of our history is important? Why retelling of our epics is important? Why retelling of our literature is important? हमें हमारी साहित्यिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को बार बार कहना इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमारी जो बदलती जनरेशन है वो इन सभी चीज़ों से दूर और परे होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अब पढ़ने में कम और देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिए हमें उन्हें अब इन कहानियों को दिखाकर बताना होगा और नई जनरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी कहानियाँ हैं ही इतनी विशाल कि उन्हें कहने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी टेक्नोलॉजी कम पड़ जाएगी। लेकिन नई जनरेशन तक यदि हमें पहुंचना है तो हमारी कहानियों को हमें नई तरीके से कहना होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करने के चक्कर में हम कहीं हमारी कहानियों से दूर होते चले जा रहे हैं? ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी और हमारी जो विशुद्ध भारतीय कहानियां हैं उनका मिलन कैसे और क्यों होना चाहिए और वो कितना आवश्यक है हमारी नई जनरेशन के लिए। देखो, कोई भी किसी भी चीज़ को, आशीष, किसी भी कहानी को ना, अगर आप पूरे दिल से और पूरे सही उद्देश्य और इज्जत के साथ आप अगर प्रेजेंट करते हैं, खास तौर से माइथोलॉजी, क्योंकि माइथोलॉजी आपकी रूट होती है, तो लोग कनेक्ट करते ही हैं। और सियाग्राम के इस तरह से दुनिया भर में चलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से करने की कोशिश की, क्योंकि हर 20 साल पे जनरेशन बदलता है। तो आप कैसे बदल सकते हैं किसी कहानी को? या तो आप कास्टिंग और अच्छी कर सकते हैं, आप VFX और अच्छा कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन वैल्यू और अच्छा करेंगे। लेकिन आप आत्मा को, अगर आप आत्मा से नहीं छेड़खानी करते हैं तो वो डेफिनेटली ऑडियंस से कनेक्ट हर 20 साल बाद, 50 साल बाद, जितने बार भी ये कहानी बनेगी, क्योंकि रामायण की कहानी है इतनी खूबसूरत कि वो लोगों को छुएगा ही छुएगा, अनटिल अनलेस आप उसकी आत्मा के साथ नहीं खेलते। तो ये बात तो मैं अग्री करता हूँ आपसे कि रामायण हो या महाभारत हो या हमारे जितने भी ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं ना, उनको हर 10 साल में फिर से रिटेल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और हर साल नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उन्हें हमें बार बार वो कहानियां कहनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको कहने के लिए, जैसे कि इस बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा, ये सवाल और ये रिएक्शन मुझे बहुत अभी ऑफ लेटली ना बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिलना शुरू हुआ है कि सिया के राम जो शो था ना, वो आज की जनरेशन के लिए सबसे प्रासंगिक शो है विद रिस्पेक्ट टू रामायण। कि अगर रामायण को हमें हमारी नई जनरेशन को दिखाना है तो उन्हें सिया के राम दिखाना चाहिए। करेक्ट। मतलब ऐसा क्यों? रावण सागर जी का जो रामायण है, जो हम देखते हुए बड़े हुए, उसके बाद सिया के राम रामायण का वो वर्जन है जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह के बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस मुझे भी आते हैं और मैं भी देखता हूँ कि लोग कितने, क्योंकि आपको पता है कि आपने छेड़खानी नहीं की है उसके मूल तत्व से, उसकी आत्मा के साथ ना आप नहीं खेले हैं। तो डेफिनेटली ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि हर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद रामायण को आप बना सकते हैं और वो हर बार पिछले बार से बेहतर बनेगी टेक्निकली। हाँ। जैसे जैसे समय बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, प्रोडक्शन वैल्यू, और हमारे पास और पैसे आएंगे ताकि आप उसका ग्रैंडर आप मेंटेन कर सको। क्योंकि देखो क्या दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े शोज बन रहे हैं, लोग अपने माइथोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं। हम अब धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी अब हमने लोगों से लेना शुरू किया है, बाहर से आना शुरू हुआ है। अब हमारे पास पैसे आने लगे हैं, अब हम पहले से ज़्यादा महंगा और पहले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। इससे भी बेहतर सोचेंगे अगले 20 साल बाद। तुम्हें पता नहीं क्या हम क्या करने जाएंगे रामायण को। बट जब तक हम उसके चरित्रों से और उसके मूल तत्व से, उसके भाव से नहीं खेलेंगे, तब तक हमें सफलता मिलेगी। मतलब रामायण अगर देखो और वो नहीं देखा जाए या देखने का मन ना करे या वो नहीं चले, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम करना होगा, तब जाके कोई रामायण को बुरा कह सकता है। और ना अमूमन मैंने ये देखा है अनिमेश की ना, अक्सर ना हम लोग
मतलब हम खुद ऑडियंस है, जब हम कोई फिल्म देखते हैं या शो देखते हैं ना, बड़े आसानी से बोल देते हैं अरे यार क्या बनाया है, घटिया है, पसंद नहीं आता तो, और पसंद आता है तो तारीफ तो करते ही हैं। बट अक्सर ना ऑडियंस को ये नहीं पता होता है कि उसके पीछे क्या घट रहा है, कैसे वो चीज़ें बनती हैं, घटती हैं, और कैसे शोज़ या कुछ भी क्रिएट होते हैं। तो आपको एक थोड़ी सी एनेक्डोट देता हूँ कि जब भी शोज़ बनाए जाते हैं ना, तो उनके पीछे एक टीम होती है बाकायदा, स्पेशली शोज़ में, क्योंकि हम टीवी से हमने इतना काम किया है, तो उसमें ना अमूमन ऐसा होता है कि एक पूरी टीम होती है जो शो को इंसेप्शन से क्रिएट करती है, कहानी से, उसकी पटकथा लिखना, कास्टिंग करना, और ये सब तो कर बहुत बाद में आता है, पहले अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती। पहले तो विषय का चुनाव, आपको बनाना क्या है। जैसे स्टार प्लस में जब मैं था, जब हमने सिया का राम बनाया, तो उससे पहले हम देवों के देव महादेव हमने कर लिया। तो एक और बहुत ही लैंडमार्क शो था देवों के देव महादेव। एक मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हम एक नए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन थी कि हम एक नए माइथोलॉजी के साथ आए। करेक्ट। हमें भी करने का चस्का हो गया था कि भाई आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, तो अब और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो रामायण या राम की कहानी को चुनने का रीज़न यही था कि एक राम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण हम देख रहे थे उससे पहले 20-25 साल से। करेक्ट। और लोग उसको अच्छी तरह जानते थे। तो अब हम उस कहानी की आत्मा को न छेड़ते हुए हम उसका कोई और वर्जन क्या किया जाए कि वो अलग दिखे। तो तब हमारे दिमाग में ये बात आई कि हमको इसी पूरी राम की कहानी सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे रामायण के साथ अच्छी बात ये है ना कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अपनी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। जैसे रावण के परिवार के बारे में, रावण के जो परिवार के लोग थे, सदस्य थे, रावण का की जो लंका थी, उस यूनिवर्स में, उस वर्ल्ड में क्या था, रावण का इंटरेक्शन किससे कैसा, उसकी केमिस्ट्री कैसी थी अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, ये किसी को नहीं पता था। तो हमें लगा कि अगर हम सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हमको ये चीज़ एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलेगा। तो राम की कहानी तो कहेंगे, लेकिन हम कुछ नई चीज़ें भी दिखा पाएंगे, और जो हमने किया। तो रामायण, तो सिया के राम करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक चैलेंज था, एक नए तरीके से कहने की खुशी भी थी, और किया भी हमने। किया तो सही, और बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। जो आज तक लोग देखते हैं, आज तक लोग पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं इतनी, और शायद इसीलिए करते हैं क्योंकि इतना गहन उसके पीछे अध्ययन, इतनी गहन रिसर्च। और मुझे ना अक्सर ऐसा लगता है ना कि जब भी हम ये कहानियाँ कहते हैं ना, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स की एपिक्स की कहानियाँ होती हैं, हमारे देवी देवताओं की कहानियाँ होती हैं, उससे जुड़े और कहने वाले जो लोग हो ना, वो वाकई उसमें विश्वास करें, वो उस आइडियोलॉजी और उस फिलॉसफी में भरोसा का जब तक नहीं करेंगे। बहुत सही, पता खेल यही है। हाँ, मुझे लगता है ना कि आपका विश्वास ही है जो आपसे अच्छा काम करवाएगा या बुरा काम करवाएगा। करेक्ट। आप अगर अपनी माइथोलॉजी से कन्विंस नहीं है तो आप गेम ऑफ थ्रोन कर लो यार। या अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप सचमुच एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं और आप अपनी कहानियां गढ़ सकते हैं, तो बेटर है कि आप एक अपनी कहानी गढ़े, अपनी कहानी बनाएं और करें। आपको ना इधर का रहना है ना उधर का रहना है, आपको इंडियन माइथोलॉजी भी कहनी है, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी को जिस तरीके से लोगों के दिमाग में है, लोगों के अंदर वो समाया हुआ है, आपको उससे ही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे ना फिर वो खिचड़ी पकती है, और जब वो खिचड़ी पकती है तो आपकी कहानी कमज़ोर हो जाती है। अगर कहानी कमज़ोर होती है तो वो ऑडियंस को कभी अच्छी नहीं लग सकती। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये एक्चुअली दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये कि लोग हमें ऐसे मेकर्स, और मेकर्स क्या होगा कि जब जनरेशन बदलेगी तो जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वही मेकर्स बनकर आगे आएंगे। तो वो जो नए बच्चे, जो नई जनरेशन है, उन तक वो कहानी पहले पहुंचे, वो पहले समझे और वो सही तरीके से उन तक पहुंचे। अब क्या हो गया कि हमने पढ़ना लिखना तो बंद कर दिया है। हमारे बच्चों को, जो नई जनरेशन है, अब उसमें से विरले ही बच्चे होंगे जो रामायण या महाभारत पढ़े लिखे होंगे या उसके बारे में जानते हैं गूढ़ता से, जो उसका सटीक वर्जन है उस हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वी वर द लास्ट ऑफ द जनरेशंस प्रोबेबली, मतलब परसेंटेज वाइज, कि जिनको शायद बचपन में ये कहानियां पढ़ाई गई, बताई गई, सुनाई गई हैं, अब तो सुननी ही बंद हो गई। रामलीला कम हो गई हैं। पहले तो नुक्कड़ में, नौटंकियों में, सब जगह ये कहानियां बहुत प्रचलित थी, अब वो भी बंद हो गई, फोन आ गए सबके हाथ में। तो मीडियम जो बचा है ना, वो यही बचा है जो मैक्सिमाइज कर सकता है इन चीज़ों को, कि आप ये कहानियां नई जनरेशन तक लेकर जाएं, नए मेकर्स बनाएं, नई सोच पैदा करें।
और फिर वो सोच उस पर्दे को शायद आगे 10 साल बाद लेकर आएगी, क्योंकि वही बच्चे जो हैं वो नए मेकर्स बनेंगे। Correct. अभी जो मेकर्स है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ना मैक्सिमम उनकी गलती नहीं है, बट वो इस विषय को, इसकी ना तो इस गंभीरता को समझ पाते हैं, ना ही वो इस पे पूरी तरह से विश्वास या भरोसा भी करते हैं कि मतलब मैं बस मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ क्योंकि मेरे आई थिंक आई जस्ट हैव राइट टू डू दैट कि मैं जो समझता हूँ सोचता हूँ, अगर मैं राम में भरोसा नहीं करता। नहीं, हमने सिया के राम बनाया और हमें पूरा हक है कि हम इस पे बात कर सके कि रामायण या रामायण के जो पात्र हैं उनको कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मेहनत की है इसके नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर हमारे हनुमान जो थे उसकी कास्टिंग, जो रावण बने उनकी कास्टिंग, जो सीता बनी उनकी कास्टिंग, चलो मेरी तो बात हमने कर ली कि आप लोगों को इतना कुछ लगा जो भी बात थी और लोगों ने देखा भी सारा अभी, बट बाकी लोगों की कास्टिंग उतनी महत्वपूर्ण, उतनी इंपॉर्टेंट, जनक की कास्टिंग, दशरथ की कास्टिंग, कौशल्या की कास्टिंग, तो ये सब जो फेसेस थे, क्योंकि ये सारे फेसेस अपनी एक अहमियत रखते हैं। वैसे आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? पर कहाँ? कहाँ करना है? लाइक को वीडियो को करना है, शेयर वीडियो को करना है और सब्सक्राइब करना है मंच चैनल।